A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं सेट नंबर 25 साइंस MCQs हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और हम रिवाइज करेंगे साइंस को थ्रू MCQs. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएंगी जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर रिविजन पर्पस. अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक साइंस NCERT के लेक्चर्स को देखना जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उन सब के लिंक्स एज वेल एज PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी. इस सेट का पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिसमें आपसे पूछा गया ये इस सेट में आपको कुछ जो सवाल मिलेंगे पहले मैं आपको बता देती हूँ. वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड सवाल होंगे जो थोड़े बहुत ओवरलैप करेंगे ज्योग्राफी के साथ, जिसमें कि हम उसके साइंटिफिक कंसेप्ट को समझेंगे. ये जो टॉपिक है ये 11th-12th की जो बायोलॉजी NCERT है मोस्टली उसमें से लिए गए हैं. तो पहला सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको आप देख सकते हैं. उसमें आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात की गई है एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात की गई है. उससे रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं. पहला स्टेटमेंट है The concept of biosphere reserve was launched in 1975 as a part of UNESCO's MBP program. यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम के तहत जो है 1975 में बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट जो है वो लाया गया था. पहला स्टेटमेंट है. दूसरा स्टेटमेंट है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इज फेमस फॉर एशियाटिक लॉयन. Which of the following statement is are not correct? Not correct statement कौन कौन सी है ये आपसे पूछा जा रहा है. दोनों स्टेटमेंट नॉन करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट नॉन करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट नॉन करेक्ट है, या दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है. वेरी गुड क्वेश्चन. काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि बहुत फेमस हमारा नेशनल पार्क है, आप उसको जानते हैं कि वो एशियाटिक लॉयन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. वो तो किसके लिए, राइनो के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए. तो ये वाला स्टेटमेंट तो हो गया गलत. अब आप ये देख लीजिए कि 1975 में क्या हमारा कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लॉन्च हुआ था क्या, ये आपको देखना है. बताइए. तो इस सवाल का जवाब जो है आपको मिलेगा बी, जिसमें कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो दूसरा स्टेटमेंट है वो नॉन करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. राइट. तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, अगर आप आसाम के मैप को देखते हैं तो आपको इस जगह पर काजीरंगा नेशनल पार्क मिलता है. जब आप नॉर्थ ईस्ट जाते हैं इस रास्ते को फॉलो करते हुए तो आपको मिलेगा. अगर बाय रोड जा रहे हैं तो, और अगर बाय एयर जा रहे हैं तो सीधा गुवाहाटी जाएंगे और यहाँ से यहाँ चले जाएंगे. तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है दैट इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो एंड इट इज़ नोन एज ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसॉरस. वहाँ पे एलिफेंट भी मिलता है, वहाँ पे बंगाल टाइगर भी मिलता है, वहाँ पे वाइल्ड बफेलो भी मिलता है. तो यहाँ पे 4 जो है बड़े जो बिग एनिमल्स हैं ये चारों यहाँ पे मिलते हैं. एलिफेंट भी मिलता है, राइनो भी मिलता है, टाइगर भी मिलता है, बफेलो भी मिलता है यहाँ पे. राइट. तो ये बहुत फेमस नेशनल पार्क है हमारा. काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है. यहाँ पे इट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर अमंग द प्रोटेक्टेड एरियाज इन द वर्ल्ड. हैंस इट वाज डिक्लेयर एज टाइगर रिजर्व. भी इसको हमने डिक्लेयर किया था 2006 में. डेंसिटी जो है टाइगर की वो ज़्यादा थी. इस वक्त डेंसिटी का क्या है पोजीशन ये थोड़ा डिबेटेबल है, ये आप ज़रूर से चेक कर लेना. बट येस, जब 2006 में इसको डिक्लेयर किया गया था उस टाइम पे यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा थी. काजीरंगा जो है इट्स ऑल्सो फेमस फॉर ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस इन द वर्ल्ड. वनरेबल स्पीशीज की लिस्ट में ग्रेट इंडियन राइनो को लिया जाता है. ठीक है. बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है लॉन्च हुआ था 1975 में. यूनेस्को का जो प्रोग्राम था मैन एंड बायोस्फीयर का जो प्रोग्राम था उसी के तहत इसको 1975 में लॉन्च किया गया था. बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहाँ पे क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल एंड रिसोर्स ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल, उन सब की लाइफ को वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है. बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो उसका एक कोर जोन होता है, उसका एक बफर जोन होता है और उसका एक ट्रांजिशन जोन होता है. कोर जोन में बिल्कुल भी एंट्री नहीं होती किसी की भी. अब हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है सवाल नंबर 2. इसमें आपसे पूछा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एंडेमिक स्पीशी. एंडेमिक स्पीशी क्या होती है, अगेन NCERT का सवाल. एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जा रही हैं, मेजरली उसी जगह की स्पीशी है वो, उसे एंडेमिक स्पीशी कहा जाता है. तो एंडेमिक स्पीशीज़ जो है आर दोज स्पीशी फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया. क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, एकदम सही.
रेड बुक जो होती है, रेड डेटा बुक कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ एंडेमिक स्पीशी। क्या रेड डेटा बुक स्पीशी का रिकॉर्ड रखती है? आपको यही बताना था कि इनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सिर्फ वो उसी जगह पे पाई जाती है। ये रेड बुक डेटा किसका रिकॉर्ड रखती है? क्या वो एंडेमिक स्पीशी का भी रिकॉर्ड रखती है? ये आपको बताना था। अब क्योंकि रेड बुक जो हमारी जो लिस्ट है, थ्रेटन्ड लिस्ट, नियर थ्रेटन्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ये वाली लिस्ट तो आप पढ़ते हैं, ये सब तो आप जानते हैं कि भाई ये रेड डेटा बुक का पार्ट है। उसके अंदर जो है हमने ये क्लासीफाई करके रखा है कि कौन सी स्पीशी को कितना थ्रेट है, कहाँ पे पाई जा रही है। तो अगर वो कोई स्पीशी वहाँ पे पाई जा रही है तो क्या वो रेड बुक का पार्ट होगी? बताइए। तो इसका जवाब है ए। तो रेड डेटा जो बुक है वो ये रिकॉर्ड कीप नहीं कर रही है। तो रेड डेटा बुक कीप रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशी, ना कि एंडेमिक स्पीशी। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक कैटेगरी आती है? एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब ये जो वनरेबिलिटी इंडेक्स बढ़ता जाता है। फिर आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर एंडेंजर्ड, वनरेबल, नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न, डेटा इनसफिशिएंट, नॉट इवेल्युएटेड। मतलब उसको हम इवेल्युएट ही नहीं कर रहे, डेटा सफिशिएंट नहीं है। लीस्ट कंसर्न जिसका नंबर बहुत ज़्यादा है, नियर थ्रेटन, फिर वनरेबल, फिर एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट, ये इसकी स्पीशी है। ऑल स्पीशी यहाँ जो इवेल्युएट किए गए हैं, एडिक्वेट डेटा जिसका अवेलेबल है, ये सारा इसकी कैटेगरी आप इसको देख सकते हैं। ये आपको पता होना ज़रूरी है कि एंडेमिक स्पीशी का रिकॉर्ड रेड डेटा बुक नहीं रख रही है। उन चीज़ों का रिकॉर्ड रख रही है कि उनका डेंजर सर्वाइवल में उनका जो खतरा उत्पन्न हो गया है उसका वो कैटेगराइजेशन करती है। ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज तो आपको पता ही चल गया, जो एक जगह की एक्सक्लूसिव होती है। फॉर एग्जाम्पल वन हॉर्न राइनो कहाँ पे मिल रहा है, एशियाटिक लॉयन कहाँ मिल रहा है? एशिया में ही मिलेगा, यूरोप में तो नहीं मिलेगा। स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state और a country। वहाँ का एंडेमिक भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। बायोडाइवर्सिटी रिच जोन की बात मैंने बताया है, हॉट स्पॉट जोन की बात बताया है आपको मैंने जब वो चैप्टर पढ़ाया है। तो आपको पता है वो कुछ कुछ ऐसे एरियाज होंगे, वो चीज़ें वहीं पे मिलेंगी। फॉर एग्जांपल है कैंगरू कहाँ पे मिलता है, वो अब आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलेगा, एक ही स्पेसिफिक कंट्री में मिलेगा। तो एंडेमिक स्पीशीज़ इसी तरीके से होती हैं। इंडिया की लंगूर, इस तरीके की बहुत सारी आपको स्पीशीज़ मिलेंगी। सवाल नंबर 3 जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, इन स्टेटमेंट को आपको कंसिडर करना है। इन प्राइमरी सक्सेशन ग्रोथ हैपन्स ऑन एरियाज वेयर वेजिटेशन वॉज अर्लियर प्रेजेंट। Secondary succession occur after an initial succession has been disrupted. Secondary succession of farmland happens, ये BUY by नहीं है, ये BY by है, by a process called old field succession। ये सक्सेशन के बारे में, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में सवाल पूछे गए हैं। तो कौन से इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है? मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर को, तो मैंने आपको बताया था एक जगह है जिसपे कोई वेजिटेशन थी, वो वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसकी जगह पे फिर नई वेजिटेशन आती है। एक ऐसी जगह भी हो सकती थी जो बैरन है, बिल्कुल खाली थी, उसके बाद पहली बार उसके ऊपर कोई वेजिटेशन आ रही है। तो इन दोनों वेजिटेशन की टाइप्स में डिफरेंस था, एक प्राइमरी सक्सेशन थी और एक सेकेंडरी सक्सेशन थी। तो इस सवाल बहुत आसान सवाल है, इस सवाल की स्टेटमेंट को आपको बस पढ़ना है और समझना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिर्फ एक करेक्ट है, दो करेक्ट है, दो तीन करेक्ट है और एक और दो तीन करेक्ट है। आप इसको ध्यान से पढ़िए और फिर बताइए। अर्लियर अगर वेजिटेशन प्रेजेंट होगी तो क्या उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे? तो इसका जवाब है सी, 2 and 3 ओनली। अगर अर्लियर वेजिटेशन प्रेजेंट है तो क्या हम उसे प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं? नहीं कहते। प्राइमरी सक्सेशन होती है जब एक जगह पे जहाँ पे कोई भी इनिशियल ग्रोथ कभी थी ही नहीं, वहाँ पे पहली बार वेजिटेशन होती है तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन होगी जहाँ पे पहली बार ग्रोथ हो रही है। सेकेंडरी सक्सेशन वो सक्सेशन होती है जहाँ पे पहले ग्रोथ थी लेकिन वो खराब होगी, दोबारा लगा रहे हैं। सेकेंडरी सक्सेशन जो ऑफ फार्मलैंड जो होती है हैपन्स बाय प्रोसेस कॉल्ड ओल्ड फील्ड सक्सेशन। तो ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, पहली स्टेटमेंट गलत है। तो प्राइमरी सक्सेशन पहली बार हो रही है ग्रोथ। तो प्राइमरी सक्सेशन में आप देख सकते हैं सबसे पहले सी रॉक थी, फिर सबसे पहले कौन आएगा? लाइकन्स आएंगे, फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट्स आएंगे, धीरे धीरे ग्रासलैंड, फिर जाके वो जंगल बनेगा। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या था? पहले यहाँ पे जंगल था, उसमें आग लग गई, फिर कुछ सालों के बाद क्या होगा? पायनियर स्पीशी फिर से आएगी, फिर इंटरमीडिएट स्पीशी, फिर से जंगल लगेगा। तो ये सेकेंडरी सक्सेशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था एनसीईआरटी से। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होती है इज द प्रोसेस बाय विच
स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहला वहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर था, लेकिन इवोल्यूशन की वजह से धीरे धीरे वहाँ पे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स आते जा रहे हैं। प्राइमरी सक्सेशन क्या होती है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होती है, आपने आगे वाली स्लाइड में देख लिया, डिटेल में आप इसको यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर हम प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल देखते हैं तो देखा हमने खाली रॉक थी, फिर डेजर्ट एरिया बना वहाँ पे धीरे धीरे, फिर सैंड ड्यून्स एक्सेट्रा आ गए, ये सारी जगह पे नई जो ग्रोथ है वहाँ पे आना शुरू होगी। सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पे होती है, जंगलों में आग लग गई है, मिट्टी प्रेजेंट होगी, फिर उसमें दोबारा से ग्रोथ होगी। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें भी आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपसे पूछे जा रहे हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट नहीं है करेक्ट। पहला स्टेटमेंट जो दिया गया उसमें आपसे पूछा जा रहा है ब्लू हाइड्रोजन जो है इज द क्लीनेस्ट फ्यूल दैट डजंट प्रोड्यूस एनी डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ये आपसे बोला जा रहा है ब्लू हाइड्रोजन के बारे में। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड बाय टुडे इज ब्लू हाइड्रोजन। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है ब्लू हाइड्रोजन इज समटाइम्स कॉल्ड लो कार्बन हाइड्रोजन। ओके, ये 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सवाल, कौन से इसके अंदर ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन जो है उसके बारे में ये तीनों स्टेटमेंट है। ब्लू हाइड्रोजन जो है क्लीन फ्यूल होता है, ये हम जानते हैं। क्या वो सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल है? मोस्ट कॉमन टाइप है क्या ब्लू हाइड्रोजन? और ब्लू हाइड्रोजन को क्या हम लो कार्बन हाइड्रोजन भी कहते हैं? ये तीनों स्टेटमेंट आपको ब्लू हाइड्रोजन के बारे में दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसका जवाब है 3 ओनली। ग्रीन हाइड्रोजन इज द क्लीनेस्ट फ्यूल। जो आप जिस हाइड्रोजन की बात करेंगे हम उसको हम ब्लू हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एक क्लीनेस्ट फ्यूल है जो कि प्रोड्यूस नहीं करता एनी ग्रीन हाउस गैस। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रोजन टुडे इज ग्रे हाइड्रोजन, उसको हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो ब्लू हाइड्रोजन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। तो क्लीनेस्ट है, क्लीन है लेकिन क्लीनेस्ट नहीं है। मैंने आपको वही बोला था कि क्लीन है, क्लीनेस्ट यहाँ पे वर्ड दिया गया, क्लीनेस्ट फ्यूल अवेलेबल। देखिए जहाँ पे भी वो हाइपर वर्ड्स होंगे ना, ओनली, क्लीनेस्ट, सेफ, मोस्ट सेफेस्ट, मोस्ट वर्ड, इस टाइप के वर्ड्स पे आप हमेशा अलर्ट हो जाइए। तो यहाँ पे क्लीनेस्ट का यूज़ किया गया था, तो ये क्लीनेस्ट ब्लू हाइड्रोजन की जगह नाम ट्वीक करके उसका नाम होना चाहिए था ग्रीन हाइड्रोजन। मोस्ट कॉमन कौन सा अवेलेबल है? ग्रे हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन डजंट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट इन इट्स प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा हमको हाइड्रोजन, कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है। नॉन टॉक्सिक गैस है ये, ओडरलेस, कलरलेस है। इट इज़ मच हार्डर टू स्टोर देन फॉसिल फ्यूल बिकॉज ये क्या है, इट हैज़ वेरी लो डेंसिटी और हाईली एक्सप्लोजिव है। इसकी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला के हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाली जो टॉर्च जो जिससे कि आप वो यूज़ करते हैं वेल्डिंग करने के काम आती है, बहुत हाई टेम्परेचर, तो एक्सप्लोजिव होती है, इसको स्टोर करना भी बड़ा मुश्किल काम है। ग्रे हाइड्रोजन क्या होती है? ग्रे हाइड्रोजन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन यूज टुडे। इट इज क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल गैस और मीथेन यूजिंग स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन। तो मीथेन के साथ जब हम इसको कंबाइन करके यूज करते हैं तो उसको हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। Every ton of gray variety comes with a footprint of 10 tons of carbon dioxide emission। निकलता है इससे, क्लीनर है, मोस्ट क्लीन नहीं है। फिर हम बात कर रहे हैं ब्लू हाइड्रोजन क्या है? इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस विद मीथेन यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड स्टीम रिफॉर्मिंग। तो प्रोसेस मेनली यूज नेचुरल गैस। ये क्या यूज कर रहा था? ये यूज कर रहा था नेचुरल गैस और मीथेन। और ब्लू हाइड्रोजन में क्या यूज हो रहा है? नेचुरल गैस विच ब्रिंग्स टुगेदर नेचुरल गैस एंड हीटेड वाटर इन फॉर्म ऑफ स्टीम। तो ये ब्लू हाइड्रोजन है। पिंक हाइड्रोजन क्या होता है? पिंक हाइड्रोजन रिलाइज ऑन न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर्ड हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज पर्पल हाइड्रोजन और रेड हाइड्रोजन। तो पिंक हाइड्रोजन, रेड हाइड्रोजन, पर्पल हाइड्रोजन उसी को कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन फिर क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन इज मेड बाय यूजिंग क्लीन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सरप्लस रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इलेक्ट्रोलिसिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस टू स्प्लिट वाटर इनटू कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये कहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन बोल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो क्लीन मीन्स से हमने प्रोड्यूस किया है। बट ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन और पिंक हाइड्रोजन को हमने कैसे प्रोड्यूस किया? ग्रे को हमने प्रोड्यूस किया मीथेन के साथ, नेचुरल गैस के साथ, फिर स्टीम मिलाया, इसको हमने किया नेचुरल गैस के साथ और उसके अंदर वाटर मिला के, इस तरीके से हमने इसको, और इसको हमने न्यूक्लियर पावर में। तो इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन को क्लीनेस्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमने इसको बाय यूजिंग क्लीन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी
रिन्यूएबल एनर्जी जो सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी जो थी उसके थ्रू हमने इलेक्ट्रोलिसिस करके हमने इसको बनाया है, इसलिए हम इसको ग्रीन हाइड्रोजन कह रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन कॉल्ड एज क्लीन एनर्जी सोर्स फॉर द फ्यूचर, यही सबसे क्लीनेस्ट है ग्रीन। इजी है, याद रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें से आप डिटेल पढ़ सकते हैं ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रे हाइड्रोजन के बारे में और फर्दर डिटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप इसको पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विच इज अबाउट द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। जो लिक्विड और गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसके बारे में स्टेटमेंट है। द फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इक्वली, क्या वो इक्वल प्रेशर करते हैं? द फ्लूइड एक्सर्ट मोर प्रेशर इन द बॉटम देन ऑन द एट द surface. The pressure exerted by the gas is due to continuous collision of molecules against each other. ये इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे कि लिक्विड जो है वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर सारी वॉल्स पर इक्वली, ये बात बता रहा है, प्रेशर एक्सर्ट करने की बात कर रहा है। फ्लूइड एक्सर्ट मोर प्रेशर इन द बॉटम दैन एट द सरफेस, ये पूछा जा रहा है सेकेंड स्टेटमेंट, सोचिए। और तीसरा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू कॉन्टिन्यूस कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट ईच अदर। ये 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, तो कौन सा ठीक है? तीनों तो ठीक नहीं हो सकते क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। 1 ओनली ठीक है, या तो 1 and 2 ठीक है, या तो 3 ओनली ठीक है, या तो 1 3 ठीक है, बताइए। तो इसमें थोड़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो इस सवाल को हम देखते हैं सीधा। 1 और 2 ही इसके अंदर ठीक है। प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे हैं, एक्सर्टेड बाय द गैसेस ड्यू टू कॉन्टिन्यूस कॉलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ कंटेनर। तो ये जो सवाल है इसकी तीनों स्टेटमेंट्स को आपको समझना पड़ेगा। तो इस सवाल की तीनों स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। तो अगर ये जो सवाल है इसकी तीनों स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो इसका जवाब जो है बी नहीं होगा, इसकी तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट आएंगी, बी नहीं है इसका जवाब। जब आप देखेंगे ये कंटेनर है तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, जैसे जैसे प्रेशर, ये आप इस एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं, तो प्रेशर जो है बॉटम पे सबसे ज़्यादा होगा, हाईएस्ट एट द बॉटम, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, जो अगर आप प्रेशर देखेंगे तो सभी डायरेक्शन में वो लगता है, कम्स आउट इन ऑल डायरेक्शन। अगर आप देखते हैं फ्लूइड के प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्ट बाय द फ्लूइड एट इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से लगता है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से लग रहा है तो सबसे बॉटम वाले पोजीशन पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इक्वली, ये भी ठीक बात है। डेप्थ पे भी लगेगा, ये भी ठीक बात है। प्रेशर इन ए लिक्विड एट ए गिवन डेप्थ इज इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द वेसल, उसकी शेप के इरिस्पेक्टिव वो सभी डायरेक्शन में एक जैसा प्रेशर लगाएगा। बट अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो सेम प्रेशर लगेगा, लेकिन अगर आप हाइट देखेंगे तो बॉटम वाले लेवल पर सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट कि गैस जो होती है उसका कॉन्टिन्यूस कॉलिजन की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो ये जो सवाल है इसका जवाब होना चाहिए, इसका जो भी है इसका इसके ऑप्शंस भी गलत हैं, इसका जवाब होना चाहिए 1 2 and 3, तीनों स्टेटमेंट इसके सही होने चाहिए। ओके, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन पार्ट से आप इसको पढ़ सकते हैं। जो गैसेस हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस ड्यू टू कॉलिजन, कॉन्टिन्यूस कॉलिजन अगेंस्ट द मॉलिक्यूल अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ कंटेनर। तो सब उस मॉलिक्यूल्स की वॉल के जो अगेंस्ट में जो वो डालेगा प्रेशर, जो कॉन्टिन्यूसली कॉलिजन हो रहा है उसी की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। अगला सवाल जो है आपको दिखाई दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद रेफरेंस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। चेंज इन एयर प्रेशर आर कॉज्ड बाय डिफरेंस इन एयर टेम्परेचर, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। तो ये आपसे पूछा गया है इस दोनों में से कौन से स्टेटमेंट ठीक आर नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट, द एयर प्रेशर, चेंज इन एयर प्रेशर आर कॉज्ड बाय डिफरेंस इन द एयर टेम्परेचर। तो क्या टेम्परेचर चेंज होने की वजह से प्रेशर चेंज होगा? एकदम ठीक होगा, बिल्कुल चेंज होता है प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस एज एन ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस, ये भी गलत है। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया तो सिर्फ जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो नॉट करेक्ट आ जाएगी। ये तो हमें पता ही है कि एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज होता जाता है, तभी जो होती है हमको सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल भी डिक्रीज होता जाता है। ये मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ।
अब जो प्रेशर है कोई एयर के मॉलिक्यूल्स है, अगर आप उसे गर्म कर दोगे उस एयर को तो वो और दूर दूर चले जाएंगे, और दूर दूर चले जाएंगे तो जितना दूर दूर जाएंगे वो उतना ही कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको काफ़ी बार समझा चुकी हूँ। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, ऊपर जाने पर प्रेशर डिक्रीज होता है। और प्रेशर जो होता है वो कैसे कैसे होगा, अबव इज ग्रेविटी पुल जो होता है अर्थ का, उसकी वजह से प्रेशर होता है। एंड इट इज कॉमनली बैरोमीटर से हम उसको नापते हैं। एल्टीट्यूड के साथ साथ वो डिक्रीज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेप्थ डिक्रीजेज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं एट हायर ऑल्टीट्यूड हैव फ्यूअर मॉलिक्यूल्स। ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेदर का भी इंडिकेटर होता है। ये सारी चीज़ें आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उसमें आपको पूछा जा रहा है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड विल बी फीबल। एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। श्रिलनेस ऑफ द वॉइस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। इसमें से दोनों में से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो अगर आपको साउंड वेव्स वाला चैप्टर याद है तो ही आप इस सवाल को सही से जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड विल बी फीबल, ये इसमें बोला गया है। श्रिलनेस जो शार्प आपको तीखी सुनाई देती है, वॉइस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, ये आपसे पूछा गया है। करेक्ट कौन सी नहीं है ये पूछी गई है। तो हम सीधा एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड विल बी लाउड। देखो एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, ये जो इसकी हाइट होती है इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप देख लीजिए लो एम्पलीट्यूड की साउंड है और ये हाई एम्पलीट्यूड की साउंड है। तो हाई द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड विल बी लाउड, तो लाउडर होगा। श्रिलनेस ऑफ द वॉइस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है श्रिलनेस ऑफ द वॉइस डिपेंड करती है। इसमें क्या पूछा गया था, डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे नहीं डिपेंड करती, किस पे डिपेंड करती है, श्रिलनेस ऑफ द वॉइस पे। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके अंदर गलत दिए गए थे। जितना एम्पलीट्यूड लार्ज होता जाएगा उतनी तेज साउंड होती जाएगी। श्रिलनेस जो होगी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि भाई ऐसे वेव जाएगी या ऐसे जाएगी, उसके ऊपर डिपेंड करती है, ना कि एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मूवमेंट है। एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये आप इस चार्ट से इस पूरा रीड कर सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन के सामने आपको सवाल नंबर 9 दिखाई दे रहा है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एनिमल्स जो हैं जैसे कि बैट, वो ऐसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो हमको नहीं सुनाई देती। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि सही है, गलत है? ये आपको पता है कि बैट्स की साउंड हमको नहीं सुनाई देती। सेकेंड स्टेटमेंट आपको दिया गया है 20 से लेकर 200 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की हम जो है आवाज़ों को सुन सकते हैं। एनसीईआरटी का सवाल है। 20 से लेके 200 जो है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। असली जवाब जो है 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक है। ओके, उस तक की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। कौन सा करेक्ट है, तो इसका जवाब हो जाएगा सिर्फ एक ही करेक्ट है। तो ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट साउंड बिटवीन 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की रेंज का साउंड सुन सकते हैं। साउंड जो है वाइब्रेशन है, प्रोपोगेशन थ्रू ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो साउंड है ट्रेवल द फास्टेस्ट इन सॉलिड मीडियम, रिलेटिवली लोअर इन लिक्विड एंड स्लोएस्ट इन गैस। तो साउंड जो है वो उसका प्रोपोगेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना मीडियम डेंसर होगा उतना ही फास्ट साउंड होगा। ये हमने साउंड के चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। 20 हर्ट्ज तक इंफ्रा साउंड को सुन सकते हैं। ऑडिबल रेंज को ही हम सुनेंगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का। 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर की साउंड अल्ट्रा साउंड्स होती है जिनको बैट सुन सकते हैं। इसमें से आप देख सकते हैं। ऑडिबल साउंड कौन सी होती है, दैट कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन, दे आर कॉल्ड ऑडिबल। 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक आती है। इनऑडिबल साउंड कौन सी होंगी, जो कि हमारी रेंज के ऊपर या नीचे है। हाथी सुन सकता है, बैट सुन सकते हैं, डॉग सुन सकते हैं, इतने सारे लोग सुन सकते हैं, लेकिन हम नहीं सुन सकते। हम क्या सुनेंगे, हमारे पास जिसके रिसेप्टर है हम उतना ही सुनेंगे, उसके ऊपर उसके नीचे हम लोग नहीं सुन पाते। तो वो हमारे लिए इनऑडिबल साउंड्स हैं। आखिरी सवाल इस सेट का, जिसमें आपसे पूछा गया है हु डिस्कवर द नेचर ऑफ बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स को किसने डिस्कवर किया। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन। आर्किमिडीज ने किया, रॉबर्ट बॉयल ने किया, जैक्यूस अलेक्जेंडर सीजर चार्ल्स इजैक न्यूटन। किसने बायोंसी फोर्स के बारे में आपको बताया, बताइए। हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में। आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, फ्लोट करेगी कोई भी बॉल, जितनी उसकी बायोंसी होगी सिंक कर जाएगी अगर बायोंट फोर्स उतनी नहीं होगी। जितना वाटर उसको डिस्प्लेस करना है उतना नहीं डिस्प्लेस कर पाया तो वो सिंक कर जाएगी। तो बायोंट फोर्स क्या है, अपवर्ड फोर्स है विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। एक फ्लूइड के अंदर अगर हम उसे सबमर्ज करने की कोशिश करते हैं तो जो वो एक्सर्ट कर रहा है फ्लूइड फोर्स,
उसको हमने बायोंट फोर्स कह दिया। तो जो नेचर जो होता है बायोंट फोर्स का, दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड अ फ्लूइड वाज डिस्कवर्ड बाय आर्किमिडीज ने ये प्रिंसिपल दिया था। 3 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं बायोंसी के, वर डिस्कवर्ड बाय एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज, उन्होंने बता दिया था। तो ये जो थे इस सेट के सवाल थे 10। आई होप आपको इनको करके बहुत मज़ा आया होगा और आपको कुछ नई लर्निंग्स हुई होंगी जो कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको हुई होंगी। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।